हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का ये वीडियो है ऑन द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट फॉर द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, दो वर्ड्स है इसमें। क्या क्या? एक मूवमेंट है, दूसरा लोकोमोशन है। नाउ, क्या लोकोमोशन एंड मूवमेंट सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? अगर अलग है तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लेट्स बिगिन द चैप्टर बाय डिगिंग इनटू व्हाट मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज। ओके, सो लोकोमोशन में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट इज नथिंग बट अ चेंज इन पोस्चर और पोजीशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो चेंज इन posture और position which we call movement, it is seen in both plants as well as animals. And movement is an essential, or you can also say a defining feature of living being. Remember this line from What is Living from the first chapter of your syllabus? Now, movement non-living चीज़ों में भी देखने को मिलता है, but difference क्या है? What is the difference? In non-living things, movement is induced. But in living things, movements are always autonomic. अपने आप से होता है, right? और movements जो होते हैं, it can be of various types. On one hand, it can be as simple as a protoplasmic streaming, जैसे अमीबा में देखने को मिलता है. And on the other extreme, movement of limbs, running, walking, anything. Clear? अब आते हैं व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन, प्लीज पे अटेंशन, अ वॉलेंटरी मूवमेंट इन एन एनिमल दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वॉलेंटरी, दूसरा है एनिमल। सो इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं बैठी हूँ, कोई आके मुझे धक्का दे के यहाँ से वहाँ हटा दे, इट विल नॉट बी काउंटेड एज लोकोमोशन। मैं खुद voluntarily at my own will I am making the movement which is resulting in my displacement, that is locomotion. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इट इज seen in animals only, प्लांट्स में लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता। क्लियर? यू ऑल नो इट। तो एनिमल्स लोकोमोशन दिखाते क्यों है? सिंपल सा रीजन है, फूड, शेल्टर, मेटिंग ग्राउंड, सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स। क्लियर? मेथड ऑफ लोकोमोशन जो एनिमल्स में होता है, इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हैबिटेट, दूसरा है डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हैबिटेट कैसे? जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे विल स्विम, वो तैरेंगे पानी में, वो चलेंगे नहीं या वो दौड़ेंगे नहीं पानी में, राइट? और जो टेरेस्ट्रियल है, दे विल वॉक और दे विल रन। क्लियर? So habitat different, movement types different. Now let us take the example of demand of the situation क्या है। जैसे एक एनिमल, मैं अपने आप को ही ले लेती हूँ। I have no worries in the world, I am relaxed, मुझे कहीं जाना है तो मैं धीरे धीरे I am walking. Walking is the locomotion. अब मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या मुझे बहुत जल्दी हो, I will run. So demand of the situation is different and the locomotion also changes according to the situation. Clear है? समझ में आ रहा है? Okay? Now, locomotion जहाँ भी देखने को मिलता है, there has to be a coordination. Coordination, and especially if we are talking of higher animals, तो वहाँ पे there has to be a perfect coordination between the muscular, skeletal and the neural system. Okay? नाउ, मूवमेंट्स और लोकोमोशंस के बारे में ये सारी की सारी बातें जो मैंने आप भी कहा, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर गिवन देयर इन योर सिलेबस, इन योर एनसीईआरटी बुक. आई हैव जस्ट टेकन देम आउट, rephrased them and put it forward for you so that it is easy for you to understand. Okay? तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स अब तक हमने जो सीखा है उससे व्हाट कैन वी डिराइव कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस. Secondly,
एक बहुत ज़रूरी बात है, स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट मे नॉट बी डिफरेंट, दे मे बी द सेम। एग्जाम्पल हम कैसे समझें? पैरामेशियम में सीलिया, कुछ सीलिया यूं मूवमेंट दिखा के खाने को पैरामेशियम के अंदर घुसाता है। इट इज़ नॉट लोकोमोटिंग, इट इज़ शोइंग अ मूवमेंट। अब सारे के सारे सीलिया उस पैरामेशियम में जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, द पैरामेशियम मूव्स अहेड, दैट इज लोकोमोशन। सो स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन कैन बी डिफरेंट, मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपके सिलेबस में है, दैट इज टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमंस। Now, types of movements in humans are actually of three types given in your syllabus. क्या क्या है? एक है ciliary, एक है amoeboid, दूसरा है ciliary, तीसरा है muscular. So let me show it in the table. Here you go. Types of movements in human. Amoeboid. Amoeboid movement मतलब क्या? Streaming of the protoplasm. Now, unicellular या एक cellular level में जब the protoplasm is showing streaming movements, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू शो द स्ट्रीमिंग मूवमेंट. दे हैव टू बी इन लाइन, राइट? दे हैव टू फॉल इन लाइन फॉर द स्ट्रीमिंग टू बी इफेक्टिव. खाली प्रोटोप्लाज्म यूं करेगा और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स अकड़ के बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होगा. सो वेयर डू वी सी एमीबॉयड मूवमेंट्स इन ह्यूमन? इन WBC एंड मैक्रोफेजेस. WBC में भी कौन से वाले? स्पेशली जो फैगोसाइटिक होते हैं. क्लियर? नाउ इफ यू सी हियर, मैंने यहाँ पे सिलियरी के पास फ्लैजिलर भी ऐड कर दिया है. ह्यूमन बॉडी में खाली एक ही जगह फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट इज द ह्यूमन स्पर्म. उसको मैं बाद में बोलूँगी, पहले सिलियरी मूवमेंट देखते हैं. सिलियरी मूवमेंट वहीं पे होगा जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है. सिलिया हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? इन सम ऑफ द, नॉट ऑल, इन सम ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स एज सिलिएटेड एपिथेलियम विच इज फॉर्मिंग द लाइनिंग. और वहीं पे प्रेजेंट है जहाँ इसको कुछ झाड़ू से हटाना है. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, द ट्रैकिया. फैलोपियन ट्यूब हो गया, जो ओवम को झाड़ू देके इट पुशेज इट आउट, एंड द वासा एफरेंशिया फॉर पुशिंग ऑफ द गैमेट्स. क्लियर? नाउ let us come to the flagellar movement. Flagellar movement खाली एक ही जगह देखने को मिलता है, that is the human sperm. The tail of the sperm जो movement वो दिखाता है, that is like a flagella. Okay? And the third type of movement that we see in human is muscular. And it is not just in humans, in majority of the vertebrates we get to see muscular movement. और ये होता कैसे है? By the force that is exerted by the contraction and the relaxation of muscles. Examples: muscular movement का, movement of the jaw, limb, tongue, anything, feet, right? Limbs में feet ही आ जाता है. और आगे चल के this chapter is all about learning the structure of human muscles and the muscular movement. फिर जाके skeletal system के बारे में भी हम पढ़ेंगे. So let's begin with human muscles. Okay? So human muscles. Few facts about it before we study the structure. Human muscles is mesodermal in origin. It forms 40 to 50% of human body weight. और इनके properties क्या क्या है? There are 4 important properties. Excitability is the first one. Excitability मतलब क्या होता है? When it responds to some stimuli. Responding to stimuli मतलब क्या? आपने उसको कुछ stimuli दिया and it shows a reaction. क्लियर? दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंशन मतलब द एबिलिटी टू एक्सटेंड या स्ट्रेच. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंड तो हो गया, नाउ इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट हैज़ टू शॉर्टन अगेन. ओके? एंड इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी होगा तभी वो रिकॉइल या रिलैक्स कर पाएगा. इलास्टिसिटी के बगैर ये काम नहीं होगा. क्लियर? नाउ ह्यूमन मसल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है विच इज कॉल्ड द मायोग्लोबिन. क्या है ये मायोग्लोबिन? दिस इज अ पिगमेंट विच हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन एंड इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज. क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे मसल्स में एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है. ओके?
इसके बाद आपके एनसीईआरटी में है कि classification of muscles. Now, human muscles, it can be classified based on 4 aspects: function, location, its appearance, and regulation. उसमें से हम खाली classification of muscles based on location देखेंगे. And based on location, human muscles have been classified into 3 categories: skeletal muscles, which is voluntary; visceral, which is involuntary; and cardiac. Okay, so let's see here. Based on location, skeletal muscles are attached to the skeleton, and they are primarily involved in the movements and locomotions. And who attaches the muscles with the skeleton? Tendon, right? फिर आते हैं visceral में. Now, if you see the table here, column wise इनके सारे properties और differences दिए हुए हैं, and this is going to be a very handy tool for you if you can take a screenshot. Visceral, found in the inner walls of the hollow visceral organs, जैसे हमारा esophagus हो गया, reproductive tracts हो गया, और ये muscles involuntary है. And then the cardiac muscles of the heart, as well as pulmonary vein and superior vena cava. Appearance, skeletal muscles and cardiac muscles are cylindrical with blunt end, something like a pen, cylindrical or blunt end है. Visceral is something like a spindle shaped with pointed ends. Clear? Striations मतलब क्या? दाग का होना. स्केलेटल मसल्स में बहुत प्रोमिनेंट है, वाइसरल में बिल्कुल नहीं है, और कार्डियक में फेंट स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है. नेचर, स्केलेटल ही खाली वॉलेंटरी है, बाकी दोनों के दोनों इनवॉलेंटरी. न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि एक एक मसल सेल में बहुत सारे से न्यूक्लियस होते हैं, और ऐसे एक कंडीशन को सिंकाइटियम बोला जाता है. क्लियर? बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएट. ब्रांचिंग ऑफ द सेल, it is seen only in cardiac cells. Okay, I mean in cardiac muscles. Clear? Contractions, quick in case of skeletal muscles, slow in case of visceral muscles. जैसे हमारे esophagus में ये जो peristalsis से खाना नीचे जा रहा है, it is a slow movement, right? बहुत धीरे धीरे होता है. And for cardiac, it is always rhythmic. Controlled by skeletal muscles by CNS, visceral by ANS. Cardiac muscle is actually self-regulated. Please keep it in mind. But एक indirect effect of autonomous nervous system का उस पे होता है. Now let us see mitochondria. Mitochondria is abundant in skeletal muscles, poor in visceral muscles, and very rich in cardiac muscles. The same applies for blood vessels. स्केलेटल में काफ़ी है, कार्डियक मसल्स आर रिच विथ इट, होना ही है, और वाइसरल में द सप्लाई इज पुअर. मायोग्लोबिन, द ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट, abundant in skeletal muscles, poor in visceral muscles, and very rich in cardiac muscles. Fatigue, skeletal muscles get easily fatigued, बाकी दो कभी fatigued नहीं होते. वाइसरल मसल्स, जैसे हम इसोफेगस को ले लें, ये धीरे धीरे पेरिस्टाल्सिस दिखा रहा है, वो क्या कभी फटीग होता है या क्या? नहीं होता, राइट? वो अपना काम धीरे धीरे करता है. एंड हार्ट या द कार्डियक मसल, इट नेवर गेट्स फटीग्ड. यू नो एम्ब्रायनिक स्टेज में सबसे पहले कौन सा बॉडी पार्ट फॉर्म होता है? इट इज़ द हार्ट. फ्रॉम दैट डे टिल वी डाई, इट इज़ द हार्ट बीट दैट कंटिन्यूज. द डे इट इज़ फटीग्ड, वी ऑल आर गॉन. फिर है फाइबर्स. फाइबर्स इन केस ऑफ स्केलेटल बंडल्स skeletal muscles, they occur in bundles. They occur in sheets and small bundles in case of visceral muscles, and they form a 3D network in case of cardiac muscles. Clear? So now let us look into the structure of a human muscles in details. Now human muscles, कहीं का भी muscles ले ले, यहाँ का ले ले, ये ले ले, bicep ले ले, tricep ले ले. A human muscle consists of bundle of muscles. Okay, those bundles are called fascicles, और fascicles के अंदर individual human muscular cells होते हैं जिन्हें human
जिन्हें मस्कुलर फाइबर या मसल फाइबर बोला जाता है. So beginning from the human muscle till a muscular cell, there are three layers. The human muscle is made up of bundles of muscles, and bundles of muscles actually contain individual human muscular cells or the muscular fibers. Clear? Let's see in details now. So let's see. Let's consider ये एक bone है. Okay? And this is the human muscles. Human muscles को कौन bone के साथ attach कराता है? It is the tendon. Clear? This is the bone and this is the muscle. Now, muscle का जो ये covering है, this covering is called epimysium. ये muscle, it consists of many small bundles of muscles. Okay? Say for example this. इसके अंदर यूं छोटे 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 bundles हैं. These bundles are called what? Fascicles. Fascicles के जो covering है, you know, like the layer that covers these fascicles, that is called what? That is called perimysium. और बीच में, इनके बीच में एक कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू है विच इज कॉल्ड फैसिया. क्लियर? नाउ एक बंडल को अगर हम देखें, यहां से अगर एक बंडल को हम निकाल के देखते हैं, इस बंडल के अंदर छोटे छोटे इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं विच आर कॉल्ड मसल फाइबर्स. ओके, ये हमारा इंडिविजुअल मसल सेल है. नाउ ये जो मसल है, इफ व्हेन यू सी दिस मसल सेल्स, ओके, यहां से अगर हम निकाल लें एक मसल सेल को, ओके, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट. जैसे इसके अंदर इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं. अब एक इंडिविजुअल मसल सेल को अगर हम ले लेते हैं, ओके, दिस लेयर, दिस इंडिविजुअल मसल सेल्स आर traversed by blood vessels, nerves, lymphatic vessels. क्लियर है? ये याद रखना कि इन तीन सप्लाई का इतने डेप्थ तक पेनिट्रेशन होता है. नाउ बिफोर स्टडिंग वन मसल सेल इन डिटेल या वन मसल फाइबर इन डिटेल, there are few special names that you have to keep in mind. Okay, so जो plasma lemma होता है of a cell, it has here a special name and it is called sarcolemma. Clear? ये जो प्रोटोप्लाज्म अंदर होता है, it is not called protoplasm, it is called sarcoplasm. और यहाँ पे जो ER होता है, यानी द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. And they are rich storehouse of calcium ions. Another very important thing is they have multi-nucleus, and such a condition is called syncytium. Clear? All done? Ab the speciality of a muscular fiber is the presence of numerous filamentous structures which are arranged parallelly. और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मायोफिलामेंट्स. क्लियर? अब हम इन मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर इन डिटेल्स देखेंगे. बट बिफोर लुकिंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफिलामेंट, लेट अस हैव अ क्विक recap of what we have studied so far. Okay? So here you see.
यहाँ पे लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक बोन है. दिस इज द टेंडन विच इज अटैचिंग द मसल. मसल का कवरिंग इज एपिमाइसियम. उसके अंदर ये मल्टीपल बंडल्स ऑफ मसल्स हैं, यानी एक बड़ा सा मसल मेड अप ऑफ मेनी बंडल्स ऑफ मसल्स. दीज आर कॉल्ड फेसिकल्स. क्लियर? और उनके कवरिंग को क्या कहा जाता है? कवरिंग ऑफ द फेसिकल्स को पेरीमाइसियम. इन बिटवीन दीज पेरीमाइसियम जो कनेक्टिव टिश्यू विच इज रिच इन कोलेजन, उसको कहा जाता है फेसिया. क्लियर? नाउ ईच फेसिकल is made up of numerous muscle fiber या muscle cells. और मसल फाइबर के कवरिंग को एंडोमाइसियम कहा जाता है. एंड ईच एंड एवरी muscular cell is innervated by neuron, blood vessels, lymphatic vessels. मल्टीन्यूक्लिएट है विच इज सिंकाइटियम. इनके प्लाज्मा लेमा को क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा. ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है विच इज रिच सोर्स ऑफ calcium. And this special structure about them is that they are made up of many filamentous. The cytoplasm, yeah, the sarcoplasm is filled with many filamentous structures called myofilaments. Okay, यहाँ पे यही लिखा हुआ है. Now let us see in details the structure of muscular filaments या the myofilaments. So now let us look into this diagram in details और समझते हैं कि ये जो myofilaments है what are they actually made up of and what is their structure. Okay. So myofilament, if you see the structure of one filament, so if you see the structure of one filament, आपको यहाँ दिखेगा one light patch, डार्क पैच, लाइट पैच, डार्क पैच. ये लाइट और डार्क ऑल्टरनेट होते जा रहा है. राइट? सो व्हाट इज द लाइट पैच? द लाइट पैच इज कॉल्ड द आई जोन. सॉरी, इज कॉल्ड द लाइट पैच इज कॉल्ड द आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, एंड द डार्क पैच इज कॉल्ड द ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड. नाउ इफ यू रेफर टू द डायग्राम हियर, सबसे पहले हम ए बैंड से शुरू करते हैं. ए बैंड इज मेड अप ऑफ thick protein called myosin protein. Okay, so if you look, or ये I band जो है it is made up of thin protein called actin protein. Now coming back to A band, यहाँ पे if you see this, okay, or here, do you see A band is dark? But अगर ध्यान से देखिए तो इस डार्क पैच या इस डार्क बैंड के बीचों बीच थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे डार्कनेस कम है. वाई सो? लेट्स सी. तो अभी अभी हमने क्या कहा कि डार्क बैंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ थिक प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन. तो इफ़ यू लुक इन टू द डायग्राम हियर, यहाँ पे जो ये मोटे मोटे लाल लाल प्रोटीन्स देख रहे हैं, दीज आर द मायोसिन प्रोटीन और दे फॉर्म द ए बैंड. बट इनके ऊपर दोनों तरफ से कुछ कुछ ओवरलैप ऑफ द थिन प्रोटीन भी है, द एक्टिन प्रोटीन्स. तो जहाँ जहाँ पे ये थिन प्रोटीन का ओवरलैप है, यू गेट टू सी कि वो ए बैंड ज़्यादा डार्क है. बीच में जहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, दैट प्लेस इज स्लाइटली लेस डार्कर. और फिर इस तरफ अगर आए फिर से ओवरलैप है तो दिस प्लेस बिकम्स डार्कर अगेन. तो विद इन द ए बैंड, ये बीच में जो जगह है विच इज लेस डार्कर इज रेफर टू एज द एच जोन या द हेंसन जोन. क्लियर? नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर हियर, एच जोन के लाइक हियर, एच जोन के बीचों बीच यू कैन सी अ लाइन विच इज अ थिन fibrous membrane and it is called the M line. What is the function of the M line? To hold the myosin fiber bundle together. Clear? हो गया A band. So A band is actually what? A band is made up of myosin protein, but there is overlap of thin actin proteins on both the sides. The middle zone is the zone which is referred to as the H zone, and there is no overlap of any thin actin proteins here. और वहीं पे बीच में M line जाता है which is a thin membrane which holds the myosin proteins. A band पूरा का पूरा clear?
अब हम आई बैंड का बैंड बजाते हैं. नाउ बिटवीन दीज टू डार्क बैंड्स, यहाँ पे बीच में जो है दैट इज द आई बैंड. और इफ यू सी हियर ऑल्सो इट इज द आई बैंड. आई बैंड इज मेड अप ऑफ दिस thin filamentous protein, the actin proteins. Clear? इस आई बैंड के बीचों बीच डू यू सी दिस लाइन विच इज कॉल्ड द जेड लाइन. और ये जेड लाइन क्या है? दिस इज ऑल्सो अ लाइन विच एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर ऑल द एक्टिन फाइबर्स. क्लियर? और सॉरी, फॉर ऑल द एक्टिन फिलामेंट्स. क्लियर है? नाउ अगर हम एक फिलामेंट को देखते हैं, सो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क ऑल्टरनेट हो रहा है. नाउ द स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर. क्या है ये सार्कोमेयर? दिस सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट फॉर द मसल सेल्स. याद है हमने पढ़ा था मस्क्यूलर सेल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी. तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम जो होता है वो इट अकर्स एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर. एंड सार्कोमेयर इज द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन्स. So between two Z lines, so what does a sarcomere consist of? A sarcomere consists of half of the I band, one full A band, again half of the I band. Color wise अगर हम देखें या shade wise अगर हम देखें, so light, dark, semi dark, dark, light. Clear? अब हम इन filamentous प्रोटीन और थिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन डिटेल्स देखते हैं. ओके, आई होप मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है. इफ सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ अब तक हमने जो ये प्रोटीन्स के बारे में देखा, द मायोसिन प्रोटीन एंड द एक्टिन प्रोटीन, दे आर फर्दर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. एक्टिन प्रोटीन ये थिन फिलामेंटस प्रोटीन है एंड दैट इन टर्न इज मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स. The actin protein, tropomyosin and troponin. And then on the other hand we have the thick myosin proteins. So in altogether there are 4 proteins. और इन 4 proteins को contractile proteins बोला जाता है because of the property of contraction that they show. तो सबसे पहले हम F actin filament का structure देखते हैं. Okay? Now F-actin filament is nothing but thin filamentous protein, or it is made up of 2 filaments that are coiled together. ये तो हो गया F-actin filament का structure. ये ऐसे 2 filaments यूँ coiled होते हैं. But what are they made up of? They are made up of individual यूँ bead-like proteinaceous structures which are called G-actins. Okay, like this. तो वो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि तो बात ये है कि ये तो प्रोटीन है बट दैट प्रोटीन इज ऑल्सो फर्दर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन. सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर कमिंग टुगेदर टू मेक दिस लार्जर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले फिलामेंटस प्रोटीन एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंट्स ऑफ एफ एक्टिन थिन एक्टिन प्रोटीन्स, और एक एक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन्स. डन? Here, if you see, this is the F-actin filament, or they are made up of this round globular structures. And then on this is another protein called tropomyosin. Okay. Now, this F-actin protein has actually the binding site for the myosin protein. Okay. और ये tropomyosin जो है ये उसके इस पूरे फिलामेंट के इर्द गिर्द, जैसे ये मायोसिन एफ एक्टिन प्रोटीन और ये ट्रोपोमायोसिन जो है ये कैसे रहता है, जैसे दिस इज द एफ एक्टिन फिलामेंट, ये उसके इर्द गिर्द बिल्कुल यूं लपेटा हुआ होता है. क्लियर है? डू यू सी दिस वाइट वायर? सो व्हाट डज इट डू? इट एक्चुअली हाइड्स द बाइंडिंग साइट, और इट एक्चुअली प्रिवेंट्स the binding site present on the F-actin filament from binding with the myosin protein. Clear है? उसके ऊपर at regular intervals there is this 3 dot like structure which is called the troponin protein.
ट्रोपोनिन प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. फर्दर इट इज मेड अप ऑफ 3 डॉट्स. तो 3 तरह के प्रोटीन है. टीपीटी, दिस यू सी, लाइक ये एफ एक्टिन प्रोटीन है, उसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन है. व्हेन यू आर कटिंग अ स्ट्रक्चर एंड जस्ट सीइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसने उस बाइंडिंग साइट को हाइड किया हुआ है. ये टीपीटी है, ये टीपीसी है विच बाइंड्स विद द कैल्शियम एंड ये टीपीआई है. ये टीपीटी पार्ट ऑफ दिस ट्रोपोनिन प्रोटीन इट बाइंड्स विद द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन. टीपीसी इट बाइंड्स विद द कैल्शियम. ये हम बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे. ये टीपीआई है जो है ये मास्किंग का काम करता है. इट्स लाइक यू नो, जैसे क्लास में कुछ चल है, आप सब जैसे क्लास में आप सब क्लास में बैठे हुए. सो क्लास में देर इज अ डोर विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कमिंग आउट. हु इज दैट डोर? इट इज द ट्रोपोमायोसिन. और पूरे स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है. सो दैट इज लाइक द ट्रोपोनिन. क्लियर है? सो डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है फॉर द बाइंडिंग साइट. दिस ट्रोपोमायोसिन इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बाइंडिंग इन द रेस्टिंग फेज. और ये जो टीपीआई है इट पुट सम मास्क, पूरे बात पे ये पर्दा गिरा के रखता है. ओके, कुछ समझने नहीं देता कि अंदर क्या चल रहा है. डन विद द थिन एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर. अब हम इनका थिक फिलामेंट या सॉरी द थिक प्रोटीन या द मायोसिन प्रोटीन को देखते हैं. नाउ मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन. मायोसिन प्रोटीन बनता के जो द लार्जर प्रोटीन इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड मेरोमायोसिन. ओके, एंड दिस मेरोमायोसिन हैज 2 पार्ट्स, द हेड एंड अ टेल. शॉर्ट टेल है इनका. हेड क्या है? दिस इज द हेड स्ट्रक्चर और यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स है. देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स. वन बाइंडिंग साइट इज फॉर बाइंडिंग विद द एक्टिन फिलामेंट और दूसरा है द एटीपी बाइंडिंग साइट्स. और एटीपी बाइंडिंग साइट्स में एटीपीज रहता है एंड इट सिंथेसाइजेस एटीपी. क्लियर है? फिर आगे चल के इनका छोटा सा पूंछ होता है एंड दिस इज लाइक द क्रॉस आर्म. क्लियर है? नाउ इफ यू कम अप हाई हियर, आप ये रेड लाइंस को अगर देखते हैं द मायोसिन प्रोटीन, डू यू सी द स्मॉल प्रोजेक्शंस? ये कुछ नहीं, वो मेरोमायोसिन के हेड स्ट्रक्चर है. और दीज आर द थिन एक्टिन प्रोटीन्स. और यहाँ पे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ने उन बाइंडिंग साइट को छुपा के रखा है. ऊपर से सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है? द डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, इट इज द ट्रोपोनिन प्रोटीन. क्लियर? तो रेस्टिंग स्टेज में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. क्लियर? नाउ इनके कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को समझने से पहले एक स्ट्रक्चर का जान लेना ज़रूरी है, दैट इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर मतलब क्या? एक नर्व होगा, दूसरा मस्कुलर सेल होगा. सो दीज आर द डिफरेंट मस्कुलर फाइबर्स. मस्कुलर फाइबर्स पे जो नर्व आके वे इट इज़ कमिंग, ये पॉइंट ऑफ जो जंक्शन है बिटवीन द मोटर नर्व एंड द सार्कोलेमा, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. वाई? और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ से सीएनएस से सिग्नल आएगा, द सिग्नल विल बी गिवन टू द मस्कुलर और द मसल फाइबर, तभी तो आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. क्लियर है? नाउ लेट अस लुक इनटू द हाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज फिलामेंट टेक प्लेस. नाउ इस कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए द बेस्ट थ्योरी दैट वी have is the sliding theory. Okay, now sliding filament theory को हम देखते हैं. So sliding filament theory it explains the way the filaments are contracting. Now contraction से पहले एक सिग्नल का आना बनता है. Without that signal no contraction will take place. So motor nerve from the CNS brings the signal and at the neuromuscular junction it releases the neurotransmitter acetylcholine. Clear है? It spreads throughout the sarcolemma and it generates the action potential. I mean the neurotransmitter generates the action potential which spreads throughout the sarcolemma. Clear है? और ये जैसे ही जाता है it results in the release of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum. Clear? Now if you see here,
दीज आर द थिन फिलामेंट प्रोटीन्स। ये एक्टिन है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, फिर ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन के 3 यूनिट्स हैं, राइट। तो जैसे ही कैल्शियम सारे के सारे रिलीज हो गए, द कैल्शियम कम्स एंड अटैचेज इटसेल्फ विद द यूनिट ऑफ द 3 डॉट्स है उसमें, राइट, ट्रोपोनिन प्रोटीन में, विच हैज द कैल्शियम बाइंडिंग साइट। इट इज़ लाइक जैसे आप स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, आपको अब स्कूल में घुसना है। हाउ विल यू एंटर? तो आप अपने दोस्त को कहते हैं, तू जाके सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातों में उलझा के रख उसको, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर, मैं साइड से घुस जाऊंगा। Calcium is doing the same thing here. It comes, it attaches with the one of the subunit of troponin protein. जैसे ही वो अटैच हो गया, सिक्योरिटी गार्ड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, आप साइड से घुस जाते हैं। ट्रोपोनिन ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रैक्टेड एंड रिमूव्स द मास्क कि अच्छा बाइंडिंग तो यहाँ पे है। नाउ द बाइंडिंग इज ओपन, इट मूव्स द बाइंडिंग। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, डू यू सी दिस हेड ऑफ द मायोसिन प्रोटीन? यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। एंड यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी, दिस हेड नाउ इट्स इज अरे मैदान तो खाली है। नाउ द बाइंडिंग साइट्स आर ओपन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। इट फॉर्म्स अ बाइंडिंग, अ क्रॉस ब्रिज। क्लियर है? सो ये ब्रिज हुआ ना दोनों साइड, और बीच में ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, अब ये ब्रिज लग गया। Now what happens? It pulls. If you see here, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड फेज में है। सो डू यू सी आई बैंड भी चौड़ा है, ए बैंड भी रेगुलर शेप में है। जैसे ही दे फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, इट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड्स, यानी जेड लाइन को इनवर्ड्स खींचते हैं। सो इफ यू सी हियर, कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, तो आई बैंड यहाँ पे और शॉर्ट हो गया और यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट हो गया, यानी सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट्स आर नाउ स्लाइडिंग ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट। इफ यू सी हियर, पे अटेंशन हियर, आप देखेंगे यहाँ पे कि थिन फिलामेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर, पूरे के पूरे मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर गए हैं, राइट। नाउ it releases the ADP, the bridge is broken, it comes to the normal state. Okay, the cross bridge is also broken. And this entire process keeps on repeating till all the calcium ions are pushed back into the sarcoplasmic reticulum. Clear? तो ऐसे ही होता है sliding filament of our muscle fibers, and this is what causes the contraction of the muscles. Clear? So I hope आपको ये sliding filament theory समझ में आया है. So a quick recap. Neurotransmitter acetylcholine is released at the neuromuscular junction. Action potential is generated. It spreads throughout the sarcolemma. It results in release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Calcium ion जाके bind किससे करता है? Troponin से. Troponin removes the masking, and the tropomyosin also moves. As a result, the binding site for myosin that are present on the actin filaments are exposed. Clear है? अब मायोसिन की बारी है। लाइक ये तो एक्टिन फिलामेंट्स है और ये मायोसिन है। मायोसिन अब तक ऐसा था। मायोसिन के 2 सर है, एक सर पे एटीपेज है, इट यूजेस द एटीपेज, सिंथेसाइजेस एटीपी, इट यूजेस द एनर्जी। अब इसको लगा कि अरे वाह, दरवाजा तो खुला है, ये इट गोज एंड इट बाइंड्स विद द एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? जैसे ही करता है, इट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? एज अ रिजल्ट व्हाट? द आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, द आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द जेड लाइन्स बिल्कुल दे कम क्लोज टू द ए बैंड। और ये कब तक कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब तक it contracts and all the actin filaments you will see कि ये बिल्कुल मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड कर जाता है, and that is why the name sliding filament theory. And then ADP रिलीज हो जाता है, फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, इट लूजेस द एनर्जी, इसके पास अब एनर्जी रहता नहीं है टू कीप द क्रॉस आर्म, इट अगेन बेंड्स डाउन, द बॉन्डिंग इज ब्रोकन, इट मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड इट ऑल्सो कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. क्लियर है? आई होप स्लाइडिंग थ्योरी आपको समझ में आया. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
इसके बाद एक टॉपिक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर से रह जाता है, द डिफरेंसेस बिटवीन रेड एंड वाइट मस्क्यूलर और रेड एंड वाइट मसल्स ऑफ ह्यूमन, वो भी देखते हैं. सो रेड एंड वाइट मसल्स डिफरेंस क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द मायोग्लोबिन. ओके, मायोग्लोबिन गिव्स रिच रेड लुक टू द रेड मसल्स, और वाइट मसल्स में उनका प्रेजेंस काफ़ी कम होता है. सी difference is red muscles fibers are dark due to the presence of myoglobin, and white muscles में they are lighter as they have less quantity of myoglobin. Mitochondria are very high in red muscles. They are less in white muscles. More blood capillaries supply to the red muscles, less blood capillaries supply to the white muscles. Less sarcoplasmic reticulum on the red muscles, more sarcoplasmic reticulum on the white muscles. Red muscles, they carry out aerobic oxidation without accumulating much of lactic acid. They can contract for longer period of time without fatigue. On the other hand, white muscles जो होते हैं, they carry out anaerobic oxidation, thus they accumulate more lactic acid. They get fatigued very soon during strenuous exercise. Red muscles, they show slow rate of contraction. White muscles, they show fast rate of contraction. Example of red muscles, extensor muscles of human. Example of red muscles, extensor muscles of human back, flight muscles of kite. Or example of white muscles, eyeball muscles, flight muscles of sparrow. Okay. So with this, we are done with all the topics that are given under human muscles. I hope आपको पूरा वीडियो समझ में आया, and if so, please don't forget to give a like to this video, subscribe to my channel and share the channel with your friends, and don't forget to comment. आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल होता है. It is really helpful in knowing कि हम जो कर रहे हैं, whether मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं. So please let me know in the comment section if you have liked the video. And I'm going to see you soon with the second part of the video which on this chapter, which will talk of the skeletal system. Till then, take care of yourself, and I'm going to see you very soon with the next video on this chapter. Bye.